मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी, बीए प्रथम वर्ष पाश्चात्य दर्शन के विद्यार्थियों का इस वीडियो कक्षा में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि अब तक बताई गई बातों को, अब तक साझा किए गए वीडियोस को विद्यार्थियों ने भली भांति देखा है, ठीक से सुनने का और समझने का प्रयास किया है, और साथ ही जो स्टडी मटेरियल, जो पाठ्य सामग्री उनको उपलब्ध कराई गई है, उसका भी उन्होंने भली भांति अध्ययन किया है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे मैटर एज पोटेंशियलिटी एंड फॉर्म एज एक्चुअलिटी के बारे में बात की थी, यानी कि पदार्थ एक शक्यता के रूप में और आकार एक वास्तविकता के रूप में। आपसे मैंने परिचय करवाया था इस पूरे संप्रत्यय का, और मैंने ये भी कहा था कि यह रिलेटिवली, यानी कि थोड़ा सा एक डिफिकल्ट मामला हो सकता है समझने के लिए। हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं उससे हमको हमारे विगत नोट्स और वीडियो को समझने में थोड़ी अधिक सहायता मिल सकती है। इस चीज को ठीक से समझने के लिए कि अरस्तु वास्तव में मैटर को, या जिसको हम पदार्थ या जड़ कहते हैं, उसको शक्यता क्यों कहता है और आकार को वह वास्तविकता क्यों कहता है, हमें अरस्तु के कारणता सिद्धांत को ठीक से जानना होगा। कारणता हम किसे कहते हैं? यदि हम कार्य कारणवाद को स्वीकार करते हैं तो हम वस्तुतः क्या स्वीकार कर रहे हैं? देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज। कभी भी, कहीं भी, कोई भी क्रिया बिना कारण के, कोई भी कार्य बिना कारण के घटित नहीं होता। या फिर हम दूसरे तरीके से बात कहें तो प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यदि हम कारणता को मानते हैं, और हम अरस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, अरस्तु कार्य कारणवाद को स्वीकार करता है, और आमतौर पर कार्य कारणवाद को अस्वीकार करने की दार्शनिकों के पास में कोई वजह भी नहीं है। आमतौर पर ऐसा नहीं है कि सभी दार्शनिकों ने कार्य कारणवाद को वैसे ही स्वीकार किया है या समान रूप से स्वीकार किया है। अरस्तु बहरहाल यह कहता है कि कोई भी वस्तु अकारण नहीं होती, और हर वस्तु का हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। All effects in the universe arise due to four causes. इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में, प्रकृति शब्द का प्रयोग अधिक होता है, समस्त परिवर्तन चार कारणों से होता है। For every effect in the universe, all four causes are at play. जब अरस्तु कहता है कि चार कारणों से होता है, तो उसका अभिप्राय यह नहीं है कि कुछ घटनाएं किन्हीं दो कारणों से हो जाती हैं, कुछ किसी एक कारण से हो जाती हैं। यहां पर अरस्तु का अभिप्राय यह है कि किसी भी कार्य के उत्पन्न होने में चार और केवल चार, और यह समस्त चार, ऐसा नहीं है कि कहीं पर तीन, कहीं पर दो, कहीं पर एक और कहीं कहीं पर चार, ऐसा नहीं है। समस्त चार कारण एक साथ प्रभावी होते हैं, एक साथ किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं। Aristotle attempts to explain both why and how of effect from the cause. जब कार्य कारणवाद के विषय में अरस्तु चर्चा करता है तो वह केवल यह नहीं बताता कि कार्य अपने कारण में से क्यों उत्पन्न होता है, वह यह भी बताता है कि कार्य अपने कारण में से कैसे उत्पन्न होता है। मेटाफिजिक्स की बात, संपूर्ण बात क्यों और कैसे दोनों को मिलाकर के होती है, यही दार्शनिक चिंतन की विशेषता है। और अरस्तु यथासंभव इस पक्ष से न्याय करने का प्रयास करता है। दी फोर कॉजेस, वह चार कारण क्या है? अरस्तु कहता है कि देखिए, किसी भी परिवर्तन के, किसी भी प्रभाव के उत्पन्न होने के, किसी भी कार्य के उत्पन्न होने के, कार्य और कारण को तो जानते हैं ना। मान लीजिए हम जब भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो हम वहां पर प्राय मटके का, घड़े का उदाहरण लेते हैं कि मिट्टी उसका
कारण है और घड़ा जो है वो उसका मिट्टी से उत्पन्न होने वाला एक प्रभाव, एक कार्य है। मान लीजिए हम यही उदाहरण आगे लेकर के चले अरस्तु के संदर्भ में। तो सबसे पहले किसी भी कार्य के उत्पन्न होने के लिए मैटेरियल कॉज यानी कि उपादान कारण, इसको टेक्निकली इसको हम दर्शन के साहित्य में इसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? उपादान कारण। किसी भी परिवर्तन के लिए, किसी भी कार्य के उत्पन्न होने के लिए उसका उपादान कारण अवश्य होना चाहिए। जैसे कि घड़े के बनने के लिए मिट्टी अवश्य होनी चाहिए। अरस्तु मूर्ति का उदाहरण लेता है, ब्रॉन्ज को हम कांसा कहते हैं, जो कि पीतल और तांबे की एक मिश्रित धातु होती है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, वो इसका उदाहरण लेता है। हम मान लीजिए हमको इस चीज से मतलब नहीं है कि हम उसने कौन से अलॉयज की बात की। हम ये कहें कि एक मूर्तिकार मान लीजिए एक पत्थर की चट्टान में से भी, एक रॉक में से मूर्ति बनाता है ना, तो मूर्ति बनाने के लिए वह पत्थर, वह चट्टान होनी चाहिए, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी होनी चाहिए। तो ऐसे कारण को, क्योंकि अगर पत्थर नहीं होगा तो पत्थर की मूर्ति नहीं बनेगी, मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी का घड़ा नहीं बनेगा। तो वह पदार्थ, वह मटेरियल जिससे कि चीज बनाई जाएगी, उसको हम उपादान कारण कहते हैं। दूसरा कारण पुस्तकों में कहीं कहीं पर इस क्रम में भेद किया गया है, लेकिन मुझको ज्यादा उचित जो नेक्स्ट कॉज है वो फॉर्मल कॉज, स्वरूप कारण। देखिए, इस कारण की बात आपको अरस्तु के अतिरिक्त प्राय दार्शनिक करते हुए नहीं मिलते बाद के दर्शनों में। लेकिन अरस्तु, जब मैंने कहा कि क्यों और कैसे दोनों की व्याख्या करता है, मान लीजिए कि कोई बढ़ई, कोई खाती किसी मेज का निर्माण करता है, या मान लीजिए कि कोई शिल्पकार किसी चट्टान में से मूर्ति का निर्माण करता है, या फिर हम ये कहें कि कोई कुम्हार घड़े का निर्माण करता है। तो क्या बस वो चाक पर रख करके मिट्टी को ऐसे ही घुमाना शुरू कर देता है और एक्सीडेंटली एक जिसको कहना चाहिए अचानक घड़े का निर्माण हो जाता है? वो बनाना चाह रहा था कुछ और, या वो कुछ बनाना ही नहीं चाह रहा था, बस मिट्टी से ऐसे ही खेल रहा था और घड़े का निर्माण हो गया। या फिर हम ये कहें कि किसी शिल्पकार ने बस वैसे ही छेनी हथौड़ी किसी चट्टान पर मारनी शुरू कर दी और टांचना शुरू किया और उससे एक खूबसूरत मूर्ति का निर्माण हो गया। जी नहीं, हम अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि यदि हम मटका बनाना चाहते हैं तो मटके की एक कल्पना, मटके का एक इमेज, मटके का एक चित्र, मटके का एक आकार हमारे दिमाग में, कुम्हार के दिमाग में मटका बनाने से पहले ही होता है। उसी के आधार पर वह चाक पर मिट्टी को वह रूप देता है जो मटके के रूप में प्रस्तुत होती है। परिणाम स्वरूप एक शिल्पकार छेनी, हथौड़ी और अन्य औजारों से पत्थर को कुछ इस तरीके से तराशता है कि वह मूर्ति परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, जिसका चित्र, जिसकी छवि, जिसका पैटर्न, जिसका डिजाइन, जिसका स्वरूप शिल्पकार के दिमाग में पहले से होता है। यदि कोई सउद्देश्य परिवर्तन किया जा रहा है तो उस परिवर्तित वस्तु का, जिसको के प्राप्त करना है, उसकी कोई ना कोई कल्पना, उसका कोई ना कोई स्वरूप उस मस्तिष्क में उसके निर्माण से पहले से ही मौजूद होता है। होता है या नहीं होता है? खाती कभी भी उस प्रकार की, उस शेप की मेज नहीं बना पाएगा जब तक कि उसका डिजाइन पहले से उसके मस्तिष्क में नहीं होगा। वह अपने खेल को बिगाड़ देगा। तो किसी भी चीज के परिवर्तन में एक स्वरूप, एक पूर्व कल्पना, एक उद्देश्य की कल्पना, एक उद्देश्य चित्र की कल्पना पहले से होती है और इसी को हम स्वरूप कारण कहते हैं। ठीक है, कुम्हार है, मिट्टी है और घड़े का स्वरूप भी कुम्हार के दिमाग में है। क्या इससे घड़ा बन जाएगा? केवल स्वरूप से, केवल उपादान से घड़े का निर्माण नहीं होगा। कुम्हार को चाक पर मिट्टी को वह आकार देना पड़ेगा। खाती को अपनी आरी और अन्य औजारों से लकड़ी को छीलना, काटना और जोड़ना पड़ेगा। मूर्तिकार को छेनी, हथौड़ी से पत्थर को एक
शक्ल देनी होगी। तो ये जितनी मेहनत की जा रही है, ये जितनी क्रिया की जा रही है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जा रहे हैं, इन सब को हम एफिशिएंट कॉज या निमित्त कारण कहते हैं। 3 बातें हो गई। सबसे पहले घड़े के लिए मिट्टी का होना जरूरी है। दूसरी बात कि घड़े की छवि मेरे मन में होनी जरूरी है कि मैं एक बिल्कुल गोल घड़ा बनाना चाह रहा हूं, या सुराई रूपी बनाना चाह रहा हूं, या एक हांडी रूपी पात्र बनाना चाह रहा हूं पानी को रखने के लिए। जो भी है, मेरे से मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर केस में कुम्हार के या शिल्पकार के, मूर्तिकार के या बढ़ई के, हाथी के मस्तिष्क में वह स्वरूप व डिजाइन है ना। जैसे हम आजकल की मॉडर्न रेफरेंस में बात करें तो एक आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है मकान का, केवल मिस्त्री की ईंट गारा जोड़ देने से, चुनाई कर देने से एक जिसको कहना चाहिए कि उद्देश्य या लक्षित मकान नहीं बन सकता। उसका एक न कोई डिजाइन होना चाहिए। तो डिजाइन की बात भी हो गई, और उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात भी हो गई, उन औजारों की बात भी हो गई, उस क्रिया की, उस श्रम की बात भी हो गई जिसके माध्यम से वह बनता है। प्रश्न ये उठता है, ये सब हो ही क्यों? Why? Why ought a potter make a pot? Or why ought a sculpture carve out a statue out of a rock? क्यों ऐसा होना या करना चाहिए? घड़ा मेरी एक आवश्यकता है, मेरी एक जरूरत है। घड़े से मेरे किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है, वह मेरे लिए पात्र का काम करता है। मैं उसके अंदर जल संग्रहण करता हूं और मैं मेरे उपयोग का जल उसमें रखता हूं, या मूर्ति मेरे किसी एस्थेटिक सेंस को पूरा करती है, और या फिर मेज मेरे किसी पर्पस को पूरा करती है। तो किसी भी परिवर्तन के पीछे जो श्रेष्ठतम कारण है वह लक्ष्य कारण, या उसको हम प्रयोजन कारण कहते हैं। कि यदि प्रयोजन नहीं होगा तो कोई चीज बनेगी ही नहीं। और अरस्तु आगे जाकर के कहेगा, जब हम उसकी तत्वमीमांसा में और गहरे उतरेंगे तो वही हमको बताएगा कि इस पूरी सृष्टि में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं होता है। यानी कि संपूर्ण परिवर्तन की व्याख्या, संपूर्ण जिसको कहते हैं विकास क्रम की व्याख्या, हम 4 कारणों के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ भी जो घटित होता है, कुछ भी जो उत्पन्न होता है या किया जाता है, किसी भी परिवर्तन में, किसी भी चीज के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचने में, विकास करने में, ग्रो करने में 4 कारण सदैव क्रियामान रहते हैं। और वह 4 कारण कौन से हैं? मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज एंड फाइनल कॉज, जिन्हें हम उपादान कारण, स्वरूप कारण, निमित्त कारण और अंतिम कारण या प्रयोजन कारण कहते हैं। मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम अभी के लिए इतना पर्याप्त है। आने वाली कक्षा में इन चीजों पे और विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।